स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। स्टडी IQ IAS हिंदी में बहुत बहुत स्वागत। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में पढ़ाता हूं और हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को लेके पिछले 2 वर्षों में बहुत सारे प्रयोग किए मैंने। उनमें से एक प्रयोग था कि जो अपनी नोट्स हैं, यानी कि जो मैं बोर्ड नोट्स पढ़ाता हूं या जो क्लास रख देता हूं, उनमें मैं क्या नया या हम कह सकते हैं नवाचार करूं। पिछले लगभग 1.5 वर्षों में मैंने अपने समस्त कंटेंट को जो हिंदी साहित्य का है उसको AI के सकारात्मक इस्तेमाल से बहुत अपडेट किया है, बहुत एक कह सकते हैं कि एक अपहीवल दिया है ना। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे 300 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं हिंदी साहित्य में और किस प्रकार से ये AI नोट्स आपके सहायक होंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम है, टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह। यहाँ पे आप मुझे मांगेंगे तो मैं आपको सैंपल नोट्स भी शेयर कर दूंगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट हाँ, नोट्स वगैरह शेयर यहीं पर करूंगा या मेल के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। बस इतना बताता चलूँ कि 18 अगस्त से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो चुका है। वो 1 सितंबर से प्रॉपर बैच शुरू होगा। अगले कुछ दिन यानी कि 5 से 6 दिन बैच में एडमिशन होगा, फिर एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि जितने जल्दी हो सके साहित्य से जुड़ने का प्रयास करें आप सभी, ठीक है। चलिए आ जाते हैं पॉइंट पे। अब देखिए, जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो क्यों बार बार, मैंने कई बार इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि वाई हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर इसलिए क्योंकि एक तो ऑन एन एवरेज जो नंबर हिंदी साहित्य में आते हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं। आप आराम से 280 से 300 प्लस नंबर ला सकते हैं आराम से, का मतलब अगर आपने प्रॉपर तन्मयता के साथ मेरी कक्षाएं की हैं या हिंदी साहित्य पढ़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा, मैंने हमेशा बताया कि इनफैक्ट मैंने भी स्टडी IQ हिंदी पे पूरा निबंध का सेशन भी लिया था कि निबंध और नीति शास्त्र का लगभग 30% और निबंध का 100%, मतलब दोनों के दोनों निबंध जो आपको करने होते हैं 8 में से, वह बहुत आसानी से हिंदी साहित्य से कर सकते हैं। और मैंने समझाया भी, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें बताया भी कैसे हिंदी साहित्य बहुत योगदान दे सकता है। इसके अलावा GS1 में जो लिटरेचर का टॉपिक है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा GS1 में ही जो सोसाइटी का है या GS2 में सोशल जस्टिस है वो भी आप हिंदी साहित्य से समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ठीक ठाक समाज का ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास से इतिहास बोध भी हमारा अच्छा होता है, तो हमारा हिंदी में इतिहास का जो पार्ट है वो भी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? यस, स्टैटिक जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस स्टैटिक है और करंट अफेयर्स बार बार अपडेट नहीं करने होते उसको। और लास्ट क्या है कि अगर आप सिंसियर हैं, मेरी कक्षाओं को सिंसियरिटी के साथ ले रहे हैं, तो 100% तय है कि आपका हिंदी साहित्य जो है वो 5 से 6 महीने में एकदम आराम से पूरा हो जाएगा और 2 से 3 महीने में आप कभी भी फुल फ्लेज्ड तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट पे कि अगर हम पाठ्यक्रम की संरचना को देखें तो देखिए, जैसे 2 प्रश्न पत्र होता है, तो जो प्रश्न पत्र 1 खंड क है वो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का इतिहास है। प्रश्न पत्र 1 खंड ख है, हिंदी भाषा का इतिहास है, जिसमें पद्य का इतिहास, गद्य का इतिहास है। ऐसे जो प्रश्न पत्र 3 है, सॉरी प्रश्न पत्र 2 है, उसका जो खंड ए है, यानी कि टोटल खंड 3 है, उसमें पद्य साहित्य है जिसमें विभिन्न कवियों और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। और इसी का जो खंड, जो चौथा क्वाड्रेंट है, यानी कि खंड ख है प्रश्न पत्र 2 का, उसमें हम गद्य रचनाकारों और उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं ना। तो एक ऐसा सिलेबस है जो आपको समाज से जोड़ता है, इतिहास से जोड़ता है, ग्राउंड रियलिटी बताता है, निबंध जैसे विषयों को मजबूत करता है, आंसर राइटिंग। क्योंकि मैं क्लास में बहुत ही, जिसे कह सकते हैं कि सिंसियरिटी के साथ में वर्तनी की अशुद्धियों को देखते हुए, हर एक डेप्थ को देखते हुए आंसर राइटिंग करवाता हूं, तो वो आपका आंसर राइटिंग ओवरऑल मजबूत होगा इसमें, ठीक है। चलिए, अगर हम एक चीज बात करें कि अगर हिंदी या ऑप्शनल के साथ जब हम बात करते हैं तो क्या सबसे बड़ी भूल क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है, जिसको हमने यहाँ पे डूम लूप भी कहा, विफलता का चक्र। कि आप क्या करते हैं, आप पुराने नोट्स से पढ़ते हैं, है ना, रटने पे ध्यान देते हैं। रटने से नहीं हो जाएगा, समझेंगे तो होगा। और पुराने नोट्स के साथ में क्या है कि आप पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस यूट्यूब वगैरह पे पढ़े रहते हैं, उसको देखते हैं। एट द सेम टाइम जब आप परीक्षा भवन में जाते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं। AI का जमाना है और हिंदी साहित्य भी AI से अपडेट कर दिया है मैंने अपनी क्लासेस में। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। रियलिटी चेक क्या है, कड़वा सच क्या कहता है कि यूपीएससी में 3 घंटे में 19 प्रश्न हल करने होते हैं। मैं एक क्या राउंड फिगर कहता हूं कि 20 प्रश्न अगर मान लीजिए आपको करने हो, तो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने इन डेप्थ स्टडी समझ के नहीं की, आपने आत्मा को परमात्मा से मिला के स्टडी नहीं किए, तो नहीं हो पाएगा, है ना। एकदम एंटी द्वैतवाद, बिल्कुल एकदम, सॉरी एंटी द्वैतवाद, है ना। तो क्या है,
सफलता कैसे हो सकती है कि आप विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास कीजिए, कक्षा को प्रॉपर सही तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए, आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि मैं हर सेशन मतलब हर सेक्शन के साथ में आंसर राइटिंग कराता हूं, तो टेस्ट सीरीज जो होते हैं 12, उसके अलावा मैं लगभग 24 बार आंसर राइटिंग करवाता हूं डिटेल में, है ना, पूरे मतलब हर एक बच्चे में किस में अच्छा है, किस में क्या अच्छा है, ये भी बताता चलूंगा। तो आपका एक कम्युनिटी वाइज एक अवेयरनेस क्लियर होती है कि अच्छा ये स्टूडेंट ने ये अच्छा किया, हम ये चीज सीख सकते हैं, यहां पे अडेप्ट कर सकते हैं, यहां पे हमारी गड़बड़ी थी, है ना, एक कॉम्पेरेटिव एनालिसिस जो होता है ना। और क्या है कि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जैसे इस समय हिंदी साहित्य का इतिहास जो आप जिस बैच से जुड़ेंगे ये आदिकाल से शुरू हो रहा है, तो साहित्य इतिहास का जो लेखन में समस्याएं क्या आती हैं, हिंदी साहित्य या किसी भी साहित्य की प्रासंगिकता क्या है, महत्व क्या है, इन सब चीजों को अगर एक बार आप समझ गए ना, तो आप बिल्कुल साहित्य की जो ट्रेन है बिल्कुल सही गति से आगे बढ़ा के ले जाएंगे और निश्चित तौर पे हर चीज आगे समझते सीखते जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या चीज है कि साहित्य को रटने वाले तथ्यों में बदलने के बजाय मेरा लक्ष्य क्या है, जो मैं अपनी क्लास में बताता हूं कि मैं आपको कुछ चार्ट दिखा देता हूं, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। जब मैं लिटरेचर की बात करता हूं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं किस प्रकार के क्लासेस करता हूं। ये है हमारा हिंदी साहित्य का, ठीक है। अब ये कुछ इस प्रकार की नोट्स हैं जिनमें मैंने एआई का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजों को बहुत सॉर्ट कर दिया है, बहुत सॉर्टेड तरीके से कैसे आप चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आप देख रहे हैं नोट्स एकदम अपडेटेड और एक जिसे कहते हैं कि हील्ड नोट्स हैं, जो आपको बहुत ज्यादा, जैसे अब इसको देखिए, इसको देख के कौन ऐसा व्यक्ति है जो सही से समझ नहीं पाएगा, है ना। तो इस प्रकार के मैंने कुछ प्रैक्टिकल करने के प्रयास किए हैं। मेरा उद्देश्य यह है, मेरा उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट है उसको पढ़े तो पढ़ते हुए समझे भी, गहराई में उतरे, रटने के पीछे ना भागे। ठीक है, क्यों? क्योंकि रटना किसी भी समय पे यूपीएससी के एस्पिरेंट को तो शोभा नहीं देता है, आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि समस्या को रट के जाके आप ग्राउंड लेवल पे उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते अनटिल अनलेस आपने अंदर से चीजों को समझने का प्रयास किया है। तो क्या है कि साहित्य का अर्थ क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, और मैं सिर्फ इस बात पे आपको मुखर रूप से तैयार करना चाहता हूं कि सिर्फ हिंदी साहित्य मत पढ़िए, आप समाज को लेकर रेडी हुई। हिंदी साहित्य को पढ़ना मतलब समाज को पढ़ना, और जब आप हिंदी साहित्य के लिए रेडी हो जाएंगे मेरी क्लासेस से, तो समाज के लिए भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एआई को साथी के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है। पहली बात मिथक कि मूल साहित्य को पढ़ने का विकल्प नहीं है, तैयार मतलब रटने की संभावना कम हो जाती है, तथ्यों को कितने तथ्य सही कितना नहीं है। देखो, और मैंने हर एक पेज, हर एक लाइन और एक शब्द को ध्यान में रख के मैं हमेशा नोट्स तैयार करता हूं। ठीक है, तो क्या है कि ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को डिकोड करने वाला टूल है ना, विभिन्न आलोचनात्मक दृष्टियों को सामने लाने वाला माध्यम है। साहित्य को जैसे मैं जब करता हूं तो इंटर कनेक्शन बहुत ज्यादा, कि जीएस से कैसे कनेक्ट हो जाए, कि आपका लिटरेचर पढ़ते हुए जीएस भी मजबूत हो जाए, उस पर भी फोकस है, एक ब्रिज का काम करता है। और जो प्रशासनिक साहित्यिक शब्दावली विकसित होती है उस पर बहुत ज्यादा काम किया गया है। मतलब एआई सिर्फ इस बात को इनेबल नहीं करेगा कि चार अच्छी पिक्चर आ जाएंगी, एआई इस बात को भी इनेबल करेगा कि आपका अंदर का तो अंतर्मन है, जो साइंटिफिक पर्सन है, वो जो दिमाग है, जो क्रमबद्ध ज्ञान को समझना चाहता है, वो कैसे एक सही रास्ते पे लाया जाए, ताकि लिटरेचर तो मजबूत हो ही, जीएस के और पेपर भी आपके क्या हो वहां पे कवर हो वहां पे। ठीक है, चलिए तो नया लर्निंग इकोसिस्टम क्या है जो मैंने डेवलप किया, कि पहली बात तो मूल पाठ हम पढ़ते हैं सटीक रूप से, जो पाठ जो सिलेबस है उसको तो एज इट इज गो थ्रू करते ही हैं, उनके संदर्भ को देखते हैं, उसकी व्याख्या को देखते हैं। इस दौरान एआई के इस्तेमाल से जो आलोचनात्मक या क्रिटिकल डायमेंशंस होते हैं हम उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मल्टी जिसे कहते हैं ना कि बहुआयामी दृष्टिकोण, है ना, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ में हम देखते हैं कि यही टॉपिक आपको किस किस जगह पे हेल्प कर देगा, समाज में, साहित्य में, इतिहास में, GS1 में, GS2 में, GS4 में, निबंध के पेपर में कैसे हेल्प कर देगा। एंड देन समकालीन प्रासंगिकता, आज के समय में वो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तभी आप रिलेट कर पाएंगे। जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तब आप बेहतर समझ पाएंगे। एट द सेम टाइम यूपीएससी के लिए क्यों जरूरी है, क्यों भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप ऑप्शनली पढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, लेकिन व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, ये भी यहां पे क्या होता है, क्लियर होता है। ठीक है, डीप डाइव करते हैं। अब जैसे क्या है कि अब देखो, हम सीधी सी बात क्या है कि जब हम किसी चीज को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो शुरुआत कहां से करते हैं। अब जैसे लिखा है जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, दार्शनिक पर शैव दर्शन का ये सभी चीजों को, चाहे प्रतिविज्ञा दर्शन हो, आनंदवाद हो, शैवानंदवाद हो, है ना, हर चीज को क्या है शैवानंदवाद, शैवाद्वैतवाद क्या है, इन सब चीजों को हम विस्तार से देखते हैं। फिर हम
देखते हैं कि आदि मनुष्य की जड़ता, ठीक है, अकर्मण्यता का उसका संघर्ष क्या है। और ये सिर्फ यहां पर नहीं देखते, ये स्कंदगुप्त में भी आता है, मतलब कामायनी के इतर स्कंदगुप्त में भी आपको प्रत्यभिज्ञा दर्शन, आनंदवाद, बाकी चीजें दिखेंगी, है ना। और क्या है कि निश्चित तौर पे अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, बॉक्स के बाहर झांकने का प्रयास करें, तो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी सक्रियता भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ती है, उसी प्रत्यभिज्ञा दर्शन और उसी शैवा द्वैतवाद से और शैवानंदवाद से जुड़ती है। तो ये सभी चीजें तब आप समझ पाएंगे जब आप क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। वो रटे रटाए नोट्स और वही बिकने वाले पीडीएफ और वही दिखने वाले वो टेलीग्राम के वीडियोस, उनसे काम नहीं चलने वाला है। वन स्टेप अहेड आपको रहना पड़ेगा अगर हम लिटरेचर की यहाँ पे क्या करें, बात करें, ठीक है। और भी है कि आप कबीर के दृष्टिकोण को कैसे वर्तमान समय में देख सकते हैं। कबीर तुलसी की अगर तुलना हो, कबीर की तुलना अगर निराला से हो, क्यों कबीर इतने स्पेशल है, कैसे कबीर सामने आ गए, शुक्ल जी की नजर में तो थे नहीं। ये जो एनालिसिस होती है, जिसको हम तुलनात्मक रूप से या बहुआयामी दृष्टिकोण का अप्रोच कहते हैं, ये सभी अप्रोच बहुत जरूरी है आपके लिए, एक व्यक्ति के लिए जो भारत की धरती पे पैदा हुआ और अपने पुरखे साहित्यकारों को जब देखता है तो पता होना चाहिए कि कबीर कैसे नाथ परंपरा से जुड़ते हैं और कैसे कबीर हमारे सामने आ ही ना पाते अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकार ना होते, जिन्होंने उनकी परंपरा को स्थापित किया होता और उनकी खासियत को सामने रखा होता। तो इस प्रकार की चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होती है ना। तो क्या है कि अगर आप एक शॉर्ट में बस बताता चाहता हूं कि अगर 300 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं विद ऑल दीज नोट, तो क्या है कि परीक्षक का ध्यान खींचिए। इसमें एक मैंने फ्रेमवर्क लिखा हुआ है जिसको SAQCE फ्रेमवर्क कहते हैं। पहला है सेटअप सही से करिए, वो नोट्स में मैं समझा देता हूं कि कहां पे आपको एकदम जैसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं वो मछली की आंख पे निशाना साधना, वो बिल्कुल वैसा ही है, वो सेटअप है। देन है एनालिसिस, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो नोट्स से क्लास से डेवलप हुई उसको कैसे उड़ेल दे कि वो व्यक्ति एक बार में कहे यार ये तो कुछ नया पढ़ा और कितना इफेक्टिव पढ़ा। देन है कोटेशन, बहुत से जो क्लास में मैं उदाहरण देता रहता हूं, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, आप उन उदाहरणों को जोड़िए, ठीक है। कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन की बात हो रही है तो समानांतर की रचनाओं से जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड देन इवैल्यूएशन, कि दरअसल आप उस प्रश्न के जो निहितार्थ है उनको कैसे देखते हो और किस प्रकार से आप अपने को प्रस्तुत करेंगे, यही डिसाइड करेगा कि 300 नंबर आपके आ जाएंगे। और मैं फिर से बता रहा हूं कि ऑन एन एवरेज हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा नंबर लाने की संभावना होती है, ठीक है। तो क्या है, नोट्स से निष्पादन क्या, पारंपरिक उत्तर रटा हुआ, वही कवि जो लिखते हैं वो पुरानी नोट्स में, पुरानी वेबसाइट्स पे, वो पुराने टेलीग्राम पे जो मिलता है उससे इतर आके आपको जो मेरी नोट्स है उनके कंपेरेटिव एनालिसिस, ठीक है। उसके अलावा जो भी विभिन्न दर्शनों को, विभिन्न फिलॉसफीज को, विभिन्न साहित्यकारों को जो तुलनात्मक रूप से जब मैं समझाता हूं और उनका एक समग्र रूप से चिंतन आपको मेरे बोर्ड पे दिखता है, तो जो हम समझते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग इस किसी भी छोटे रटे रटाए पुराने तरीके के उत्तर से बहुत बेहतर होती है। वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स और एक बेहतर लेन में फिट करता है, जहां से आप टॉप रैंक ला सकते हैं, वहां पे आप जीत सकते हैं, ठीक है। फिर वही बात कि अब जैसे कुछ है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो भाषा खंड है, यानी कि प्रश्न पत्र एक खंड का है, मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलते हैं, आपको उसमें काम करना है ना। और प्रश्न पत्र अगर एक खंड ख की बात करें, उसको प्रश्न पत्र 2 खंड क और ख से मिला दें तो एक बार की आप इसको पूरा एक कहानी के तौर पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और प्रश्न पत्र एक खंड का जो भाषा और देवनागरी लिपि का इतिहास है उसको एक बार की पढ़ सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को मैंने स्टडी IQ IAS हिंदी, स्टडी IQ मेन चैनल दोनों पे बताया है, दोनों जगह पे आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। हमको जैसे लिखा है ना कि मल्टीप्लायर इफेक्ट पे काम करना है, ठीक है। क्या है कि सिर्फ हमको 500 नंबर तक नहीं देखना है, हमको GS4 में भी मजबूत होना है, हमको ऐसे में भी मजबूत होना है, GS1 GS2 में भी मजबूत होना है। और आपका साधन क्या बनेगा, हिंदी साहित्य। कब, जब आप आउट ऑफ द बॉक्स देखेंगे। कौन दिखाएगा, मैं बताता हूं अपनी कक्षाओं में, मेरे वीडियो से आपने देखा भी होगा। तो बस हमारा प्रयास यही है कि इन चीजों को हम इस प्रकार से कर सके, ठीक है। और एक और अगर तुलना देखें तो पारंपरिक नोट्स जो रटने पे केंद्रित हैं ये ज्यादा डायनेमिक हैं, जो हमारे AI नोट्स से ज्यादा विश्लेषणात्मक हैं, ठीक है। ये एक तरफा दृष्टिकोण की बात करती हैं, हम मल्टीपल अक्रॉस साहित्यकार, जितने भी साहित्यकार हिंदी इंग्लिश में हुए, हम सबकी तुलना कर देते हैं वहां पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सारांश की बात होती है, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को मैं अपने AI नोट्स में प्रेफर करता हूँ। एट द सेम टाइम परीक्षा हॉल में क्या सोचना पड़ता है कि उत्तर सामान्य, सबके कॉमन जनरल, पूरी दुनिया एक ही किताब से एक ही नोट से आंसर लिख रही है, एक ही टीचर का पढ़ाई दिख रही है। यहाँ पे क्या है कि गहराई है, डेप्थ है, एक नयापन है जो आपके उत्तरों को, आपके आंसर को, आपके व्यक्तित्व को और निखारता है और बेहतर करता है, ठीक है। तो यही चीजें हैं। तो क्या मतलब है कि जैसे प्रेमवत का समर्पण था, यानी कि जब हम असाध्य वीणा की बात करते हैं तो जैसे प्रेमवत ने
जब उसने वीणा को बजाया तो उसने वीणा में खुद को, अपने समस्त अहंकार को भूल के वीणा में डूब गया, और तब जो सुर निकला उससे सभी को नए नजारे दिखे, नया सत्य दिखा। बिल्कुल वैसे ही आप पूरी दुनिया को सत्य दिखा सकते हैं, अपने अंदर की मेहनत ईमानदारी को दिखा सकते हैं। बस आप सही तरीके से, सही जगह पे, सही रास्ते पे हो। आपको बस करना यह है कि आप स्टडी IQ की ऐप है, वेबसाइट पे जाइए, मेरे ब्रोशर को देखिए, मेरे वीडियोस को देखिए, और डिसीजन को जल्दी लीजिए, क्विक लीजिए, और साहित्य से जुड़िए। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे या मेरे मेल पे कहीं पे भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो नया बैच है वो आदिकाल से शुरू हो रहा है। आदिकाल यानी कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, वहां से शुरू हो रहा है, वहीं से हम बैच को आगे लेके जा रहे हैं। कोई कंफ्यूजन हो, एक मिनट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे यानी कि टारगेट UPSC बाय विकास सिंह पे, या मुझे मेल ID पे यानी कि vikas.singh@studyq.com पे कहीं पे मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी हो, आपको बस काम ये करना है कि एक बार अगर कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज कर लेना है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के द्वारा कोई कंफ्यूजन रह गया होगा। बाकी आप हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे डालिए हिंदी साहित्य बाय विकास सिंह सर, आपको मेरी प्लेलिस्ट, मेरे वीडियो मिल जाएंगे, उसको भी देखिए, एक्सप्लोर कीजिए। बाकी आपका कोई कंफ्यूजन हो तो डॉट बॉक्स में भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं हिंदी साहित्य के नए बैच में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।